Welcome back, everybody. This is our first class in JEE Mains previous year question series for chapter Electrostatic Potential and Capacitance of class 11th. Before this video, in this series, we have covered first chapter for this for class 12th, and we have also made started similar series for NEET previous year. So you can go to our channel and check out those videos also. And again, if you find these videos useful, then you can press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. It helps us a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your donations, will be able to keep on making these videos on regular basis. So with this, let's start today's video and with question number 1. So here it is, the first question. Let me adjust pen width slightly. Okay. So 10 charges are placed on a circumference of a circle of radius r with constant angular separation between successive charges. Alternate charges 1, 3, 5, 9, 7, 9 have charges plus q, while 2, 4, 6, 8, 10 have charges minus q each. The potential and electric field at the center of the circle respectively. तो सेंटर पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिगार्डिंग बताना है, और ये 10 चार्जेस हैं जो हमने प्लेस किए हैं. सो लेट मी फाइंड, अगर हमारे पास यहाँ पे यस हियर इट इज 10 साइडेड पॉलीगन है हमारे पास. लेट इट ड्रॉ विद रेड कलर. सो हेयर इट इज, ये हमारे पास 10 साइडेड पॉलीगन है, और इसमें जो 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स ये हमारे पास सपोज 1 है, 3, 5, 7 और ये 9, ये सभी नेगेटिव चार्ज है और इक्वल है, इक्वल नेगेटिव चार्ज है. सो माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू. उसके अलावा जो बच गए वो सभी पॉजिटिव चार्ज हैं. सो क्यू पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. सो एज ए होल हमारे पास 5 नेगेटिव चार्ज हो गए और 5 पॉजिटिव चार्ज हो गए. सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड फील्ड क्या होगी और पोटेंशियल क्या होगा. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं, बिकॉज वी नो जो ई है, ई इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. सपोज कीजिए ये सेंटर है इस पूरे स्फीयर का, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शॉर्ट आउट करते हैं. सपोज कीजिए ये, अगर अभी हम सिर्फ पॉजिटिव की तरफ से देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वाला है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी. नाउ अब हम इसके अपोजिट देखें, तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट चली जाएगी. तो जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगी. सिमिलरली अगर ये 3 वाला नेगेटिव चार्ज की फील्ड को देखें, तो इसकी फील्ड कुछ ऐसे जाएगी, और इसके अपोजिट जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड इसको एग्जैक्टली यहाँ पे कैंसिल कर देगी. तो ऐसे ही हम हर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. तो एज ए होल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस विल कैंसिल दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो ये तो हमने एक जर्नल सा बेसिक सा मतलब कि रूडिमेंट्री आइडिया ले लिया कि कैसे फील्ड से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट एग्जैक्टली अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा. तो हम आपको एग्जैक्ट वे में भी बताते हैं कि एग्जैक्ट वे में कैसे होगा.
लेट मी रब दिस फर्स्ट। नाउ बिकॉज अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आइडिया मिल चुका है, तो ये जस्ट एक नो वॉइस मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। एंड ये सबको हम हटा देते हैं, डिलीट। इसको हमें स्लाइटली और दूर करना पड़ेगा। इसको हमने क्लियर कर दिया है, और अब हम इस पे वापस से चार्जेस को मार्क करते हैं। तो सपोज कीजिए ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, और ये नेगेटिव था, और ये हमारा सेंटर था। ना अब क्या होगा, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है। अब हम एक्चुअल फील्ड्स को मार्क करते हैं। वी नो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ से देखें तो पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड होती है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हो गई। ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होगी, ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होगी, और सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो आउटवर्ड होगी। नाउ अब अगर हम यहाँ पे इनको नंबर दे देते हैं, कि जो ये फील्ड्स हैं इनको हम नंबर दे देते हैं। ये फील्ड नंबर 1 है, ये फील्ड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये फील्ड नंबर 5 है हमारे पास। अब जो ये फील्ड्स हैं ये एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगी, बिकॉज ये कंप्लीट एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे टोटल एंगल होगा 360 डिग्री का, और यहाँ पे टोटल 5 फील्ड हैं, और सारी की सारी फील्ड एक दूसरे से इक्वल एंगल पे हैं, सो डिवाइडेड बाय 5, और इन शॉर्ट ये हमें 72 डिग्री का एंगल यहाँ पे देंगी, जो सभी की सभी हमारी ये फील्ड्स है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम इन सभी फील्ड्स का रिजल्टेंट निकालेंगे या बाय सिमेट्री हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो सारी फील्ड्स हैं ये एज ए होल एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड्स हैं जो सारी की सारी आउटवर्ड थी, और इस पॉइंट के लिए जो सारी की सारी आउटवर्ड जा रही हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। और ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज की फील्ड्स के रिगार्डिंग देखा जाए कि जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड्स होंगी, यहाँ पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड ये ऐसे आएगी इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए भी ऐसे ही आएगी, और इस चार्ज के लिए भी ऐसे आएगी, और इस चार्ज के लिए भी सेम ऐसे होगी, और इस वाले नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम ऐसे ही होगी। तो आप देख सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड्स हैं वो भी सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगी, सेम उनके बीच भी 72 डिग्री का एंगल होगा, और इन शॉर्ट वो फील्ड्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एज ए रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, कि E0 दोनों के केस में, और पोटेंशियल की बात आती है। नाउ वी नो कि जो E होती है इट इज नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम यहाँ पे R डिस्टेंस ले, ऑफ पोटेंशियल। सो अगर E0 है दैट मीन्स V इज कांस्टेंट, कि जो V है वो कांस्टेंट है, और बिकॉज V इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस सेंटर पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे, और बिकॉज सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस कंट्रीब्यूशन देंगे। तो सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन V है, तो 5 पॉजिटिव चार्जेस का कंट्रीब्यूशन 5V हो जाएगा। और सिमिलरली अगर एक नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव V है, बिकॉज हमने पॉजिटिव का V माना है +V, तो नेगेटिव का -V होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे साइन का चेंज है। तो 5 पॉजिटिव चार्जेस का कंट्रीब्यूशन और 5 नेगेटिव चार्जेस का कंट्रीब्यूशन -5V होगा, और पोटेंशियल एज ए होल यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
two isolated conducting spheres S1 and S2 of radius 2 by 3 r and 1 by 3 r having charges है उनके ऊपर respectively are at large distance from each other. They are now connected by conducting wire. After long time the charges on S1 and S2. तो हमें ये बताना है कि long time के बाद दोनों के पास कितने charges होंगे. So हम दो स्फेयर लेते हैं यहाँ पे. Let us make two spheres. ये पहला स्फेयर है सपोज और ये दूसरा स्फेयर है. एंड जो पहला स्फेयर है इसकी रेडियस है हमारे पास 2 by 3 r और दूसरे वाले स्फेयर की रेडियस है 1 by 3 r. इसके ऊपर चार्ज है 12 माइक्रोकूलम का और इसके ऊपर है -3 माइक्रोकूलम का और दोनों एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते और दोनों को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया वायर की हेल्प से. नाउ जैसे ही हम इनको वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो दोनों के सरफेस पोटेंशियल है वो इक्वल होना चाहिए बिकॉज वायर से कनेक्टेड है. और अगर कोई चीज़ वायर से कनेक्टेड है तो उसके दोनों वायर के दोनों साइड इक्वल पोटेंशियल होता है बिकॉज वायर का कोई हम एज ए होल रेजिस्टेंस नहीं मानते, वायर को जीरो रेजिस्टेंस माना जाता है. सो अगर इसको हम स्फेयर ए बोल रहे हैं और इसको स्फेयर बी बोल रहे हैं तो इट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी. दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया. और स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए हमारे पास रिलेशन होता है दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी वेयर सी इज द कैपेसिटेंस एंड वी इज द पोटेंशियल. सो यहाँ से वी आ जाता है क्यू बाय सी और इन शॉर्ट क्यू ए सी ए इज इक्वल टू क्यू बी सी बी. और ये जो चार्जेस हैं ये क्या है, आफ्टर कनेक्टिंग चार्जेस हैं. ये फाइनल चार्जेस हैं जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल चार्ज है वो क्यू ए है ए के ऊपर और बी के ऊपर क्यू बी है. सो फ्रॉम दिस क्यू ए डिवाइडेड बाय जो सी होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर ए इज इक्वल टू क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर बी. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्यू ए बाय क्यू बी का रेशियो आ जाता है हमारे पास आर ए बाय आर बी. आर ए की वैल्यू है 2 by 3 ऑफ आर और आर बी की वैल्यू है 1 by 3 ऑफ आर. आर से आर कैंसिल होगा, 3 से 3. सो क्यू ए क्यू बी इज इक्वल टू 2 by 1. ये हमारे पास दोनों चार्जेस का रेशियो आ जाता है. नाउ वी आल्सो नो कि जो चार्जेस हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं. तो अगर चार्जेस कंजर्व हैं तो दैट मीन्स जो क्यू ए प्लस क्यू बी है यानी कि जो फाइनल चार्जेस का सम है वो इनिशियल चार्जेस के सम के इक्वल होना चाहिए. और इनिशियल चार्जेस का सम है 12 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम यानी कि 9 माइक्रोकूलम. सो दैट शुड बी 9 माइक्रोकूलम. और यहाँ से क्यू ए इज इक्वल टू 2 क्यू बी है. सो 2 क्यू बी plus QB is equal to 9 microcoulomb and from this 3 QB is equal to 9 microcoulomb and जो QB आएगा that comes out to be 3 microcoulomb और इसका यूज करते हुए जो QA आ जाएगा that will be 6 microcoulomb. So option D. Let's check पहले कौन सा पूछा गया है. S1 पहले पूछा गया. ओके तो 6 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा. आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कभी कभी वो S2 S1 पूछ लेते हैं तो उस सिनेरियो में आंसर इंटरचेंज हो जाएगा, जस्ट टू ट्रिक. सो आगे बढ़ते हैं. concentric metallic hollow sphere of radius r and 4r hold charges q1 q2 given the surface charge density of spheres are equal. तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस बताना है और ये सरफेस पोटेंशियल की बात हो रही है. यहाँ पे सरफेस पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है बिकॉज होलो है तो इनसाइड पोटेंशियल और सरफेस पोटेंशियल हमेशा इक्वल ही होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सरफेस डेंसिटी लेते हैं कि ये हमारे पास r रेडियस का स्फेयर है और ये हमारे पास 4r रेडियस का स्फेयर है. सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की. सो इसको हम a बोल देते हैं स्फेयर को और इसको b बोल देते हैं. तो सिग्मा a इज इक्वल टू सिग्मा होगी
बिकॉज दोनों के लिए सेम है, और सिग्मा बी भी इज इक्वल टू सिग्मा होगी, और सिग्मा क्या होती है, चार्ज बाय सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², और इसको बोल देते हैं क्यू ए, और इसका चार्ज क्यू बी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 4π, 4r का स्क्वायर यानी कि 16r²। थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं थिन। सो जो क्यू ए है दैट कम्स आउट टू बी 4 सिग्मा 4πr², और जो क्यू बी है वो आएगा हमारे पास सिग्मा 64πr²। हमारे पास चार्जेस की वैल्यू आ जाती है। नाउ वी ए के सरफेस पे पोटेंशियल होगा, दैट विल बी क्यू बाय 4πε0r। सो क्यू ए की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा 4πr² बाय 4πε0r। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो सब में 4πε0 नीचे है, तो हम इसको कट नहीं करने वाले। सिमिलरली वी बी की बात करें तो वो हो जाएगा क्यू बी बाय 4πε0, और आर ये क्यू बी की वैल्यू है। सो सिग्मा 64πr² बाय 4πε0r। दोनों को माइनस कर देते हैं। सो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा हमारे पास, ये 64 है, ये 4 है, तो 60 सिग्मा 60πr² बाय 4πε0r। नाउ हमें नीचे 4πε0r रखना है, और ऊपर Q1 और Q2 की फॉर्म में बनाना है क्वेश्चन को। सो जो 60 है, सो अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 टाइम्स सिग्मा 4πr² बाय 4πε0r आएगा, और मीन्स 15 टाइम्स क्यू ए बाय 4πε0r। बट हमारा आंसर यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं होता। आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक और समथिंग। ओके, ये हम कंसीडर करना भूल गए। दीज आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स, so we have to do the whole question again. Sorry for the mistake, because concentric है तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। सो पहले इसको क्लियर करते हैं। नाउ अभी दो कंसेंट्रिक स्फेयर हम ड्रॉ करते हैं। ये पहला जिसकी रेडियस r है, और ये दूसरा जिसकी रेडियस हमारे पास 4r है। बिकॉज कंसेंट्रिक है तो कंसेंट्रिक में थोड़ा कंसेप्ट बदल जाता है कि अगर ये सेंटर है तो दिस इज सेंटर, हमारा पॉइंट O है, ये R है, और यहाँ पे इस स्फेयर को A बोल दिया हमने, और ये रेडियस 4r है, इसको हमने B बोल दिया। और ये बोला गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इस इक्वल है, तो इन शॉर्ट जो क्यू ए है, A के ऊपर चार्ज है, डिवाइडेड बाय 4πr² इज इक्वल टू क्यू बी बाय 4π ऑफ 4r² यानी कि 16r² इज इक्वल टू सिग्मा, और क्यू ए की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 4πr²। ये पिछली बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 64πr²। नाउ अब जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल के सिनेरियो में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू वी ए, जब ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे होंगे तो ये क्या होगा, जो ए का सरफेस चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, प्लस जो बी का सरफेस चार्ज है उसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। सो वी ए शुड बी क्यू ए बाय 4πε0r प्लस क्यू बी, बी के ऊपर जो चार्ज है, बिकॉज जो स्फेयर है ये होलो स्फेयर है, तो इसका इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और वो क्यू बी चार्ज की वजह से होगा, दैट विल बी 4πε0 ऑफ 4r। ये हो जाता है वी ए। और अगर वी बी की लिए कैलकुलेशन करने जाएं, बी पॉइंट पे कैलकुलेशन करने जाएं, तो यहाँ का जो चार्ज है, अगर हम उस चार्ज को पॉजिटिव मान लें तो वो इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और यही नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। इन शॉर्ट जो यहाँ का क्यू ए था वो यहाँ पे इंटरनल पे माइनस क्यू ए हो जाएगा, और बाहर जाके प्लस क्यू ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू बी चार्ज तो ऑलरेडी था, तो बाहर के सरफेस पे टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू ए
प्लस क्यू बी। सो इस सिनेरियो में जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी क्यू ए प्लस क्यू बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड ऑफ 4r। नाउ अब हम दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर देते हैं, क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नोड 4r प्लस क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नोड 4r माइनस क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नोड r माइनस क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नोड 4। ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास ओनली क्यू ए बचता है। तो इसके लिए हम व्हाट वी कैन डू, क्यू ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड कॉमन ले लेंगे, क्यू ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड r कॉमन ले लिया हमने, ये बचता है 1/4, ये -1 एंड दिस कम्स आउट टू बी -3/4 और -3 क्यू ए बाय 16 पाई एप्सिलॉन नोड r। कंपेयर करते हैं, क्यू ए हमारा क्या है, Q1 का चार्ज है और यहाँ पे वी ए माइनस वी बी पूछा गया और हमने वी बी माइनस वी ए किया है, तो जब वी ए माइनस वी बी करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो हियर इट इज, जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So charge Q is distributed over two concentric conducting thin sphere shell of radii r and small r and capital R. Surface charge density is equal, electric potential at the common center is। तो ये बताना है कि जो common center है इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा। So again as per statement की surface charge densities equal हैं, means जो इंटरनल सरफेस है उसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू स्मॉल आर, मतलब कि जो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कैपिटल आर बाय 4 पाई ऑफ आर स्क्वायर, और इसको हम सिग्मा मान लेते हैं। सो क्यू स्मॉल आर आ जाती है सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड क्यू कैपिटल आर आ जाती है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू आ जाती है। नाउ जो सेंटर है, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो इस स्फीयर की वजह से होगा, स्मॉलर रेडियस की वजह से, एंड जो लार्जर रेडियस है उस स्फीयर की वजह से भी होगा। सो जो स्मॉलर रेडियस है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी वी आर, और जो लार्जर रेडियस है उसकी वजह से वी ऑफ कैपिटल आर, ये होगा वी टोटल। सो वी टोटल की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज इनसाइड ए होलो शेल, यहाँ पे ये स्फेरिकल शेल्स हैं, उस सिनेरियो में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के इक्वल होता है। सो स्मॉल आर की वजह से हो जाएगा क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर, और जो बिगर स्फीयर है उसकी वजह से हो जाएगा क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिक रिलेशन बन जाता है। नाउ जो फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की वो बोलती है कि चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स, मींस जो दोनों के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू क्यू है, और इन शॉर्ट क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास। तो अगर दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है दैट, और रेदर व्हाट वी कैन डू, जो हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम बना सकते हैं कि दोनों साइड से अगर हम 4 पाई को कैंसिल कर दें तो दोनों साइड से 4 पाई कैंसिल करके वी कैन मेक क्यू आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कैपिटल आर बाय आर स्क्वायर। और यहाँ से अब हम फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं किसके लिए, क्यू कैपिटल आर के लिए।
क्यू स्मॉल आर एज इट इज प्लस क्यू कैपिटल आर यहाँ से हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्यू आर. सो कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू. एंड फ्रॉम दिस यहाँ से क्यू आर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू. एंड क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये स्मॉल आर हो जाता है और कैपिटल क्यू आर है हमारे पास आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर ऑफ स्मॉल क्यू आर. तो ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे अगर हम, ये स्मॉल क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. ये दोनों कैंसल और ये वैल्यू बच जाती है और साथ में ये क्यू भी है. तो दोनों चार्जेस की वैल्यू क्यू के टर्म्स में एंड उनकी रेडियस के टर्म्स में हमारे पास आ गए. अब इस वैल्यू को हम इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर सकते हैं. सो दोनों से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने कॉमन ले लिया. क्यू आर बाय आर, क्यू आर बाय आर अगर आप यहाँ पे क्यू आर बाय आर बनाओगे तो जस्ट इट विल बी क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ऐसे ही यहाँ पे भी बचेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, क्यू आर बाय कैपिटल आर. और यहाँ से अगर आप क्यू आर बाय कैपिटल आर बनाओगे तो इट विल बी क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब दोनों से क्यू भी कॉमन लिया जा सकता है. सो दिस विल बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और अगर हम यहाँ पे देखें जो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पे राइटफुली आंसर के साथ मैच हो रहा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एन पॉइंट डायपोल, मतलब डायपोल आपकी छोटी है, P इज इक्वल टू आई थिंक P माइनस पी नोड एक्स और इज P इज इक्वल टू पी नोड एक्स है, केप्ट एट द ओरिजिन. तो आई थिंक ये इक्वल साइन है यहाँ पे. केप्ट एट द ओरिजिन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस d रिस्पेक्टिवली. सो जो आपकी यहाँ पे डायपोल देखें अगर हम, डायपोल किस में है, एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है. सो डायपोल ऐसे पॉइंट कर रही है और ये ओरिजिन पे है. और ये पूछा गया कि वाई एक्सिस पे आपको फील्ड बतानी है और पोटेंशियल बताना है. सो अगर हम वाई एक्सिस पे जाएं, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेगेटिव होती है, वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है. तो आपकी फील्ड का जो आंसर है वो नेगेटिव होना चाहिए. तो पहले पोटेंशियल पूछा गया और फिर फील्ड पूछा गया. तो देखिए सेकंड वाली फील्ड है तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉजिटिव है ये नहीं हो सकता. तो आइदर ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है. और यहाँ पे दोनों में फील्ड की वैल्यू हमारे पास इक्वल है. नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल. नाउ बिकॉज जो वाई एक्सिस है वो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. और आपने ऑलरेडी डायपोल के केस में स्टडी किया होगा कि डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वहां पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है. सो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दैट विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. A uniformly charged ring of radius 3a and total charge q is placed in xy plane centered at the origin. रिंग है, रेडियस 3 है, टोटल चार्ज q है, xy प्लेन में रख दिया है. A point charge q is moving towards the ring along the z axis has speed v is equal to v speed है, z is equal to 4a पे. The minimum value of v such that it crosses the origin. तो ये बताना है कि v की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो ओरिजिन को क्रॉस कर पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लेते हैं हम इसके लिए. कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हमारे एक्स वाई हो गए और साथ में अभी हमें जेड भी प्लॉट करना है.
सो सपोज कीजिए ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। नाउ जो रिंग है वो किस में है, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। सो हेयर इट इज द रिंग एंड आई थिंक सेंटर्ड अराउंड द ओरिजिन होगी, यस सेंटर अराउंड द ओरिजिन है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर है और ओरिजिन के अराउंड सेंटर्ड है। और सपोज कर लीजिए ये है हमारा पॉइंट z इज इक्वल टू 4a। आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और उसके पास वेलोसिटी v है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, अगेन टोटल एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन से ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वॉल्व है और वो क्या होता है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल विद v वेलोसिटी इस रिंग को क्रॉस करता है, इसके सेंटर तक पहुंचता है, तो इन दैट सिनेरियो सपोज कीजिए सेंटर ए पॉइंट पे है और ये चार्ज अभी बी पॉइंट पे है, तो ए और बी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। सो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। और ये बोला गया है कि उसको ए पॉइंट को क्रॉस करना है। सो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब वो ए पॉइंट पे पहुंचता है उसकी वेलोसिटी वहां पे पहुंच के जीरो हो जाती है, सो दैट हम यहाँ पे मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट कर सके कि मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी ए पॉइंट तक पहुंचने में। सो ए पॉइंट पे जो एनर्जीज होंगी वो होंगी पोटेंशियल एट ए पॉइंट प्लस काइनेटिक एट ए पॉइंट, जो कि हम जीरो मान के चलेंगे, इज इक्वल टू बी पॉइंट पे पोटेंशियल एट बी पॉइंट प्लस काइनेटिक एट बी पॉइंट। नाउ ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा रिंग का जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे, और रिंग का जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे वो जस्ट क्या होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो जो चार्ज है पार्टिकल का हमारे पास दैट इज क्यू है, पार्टिकल का चार्ज क्यू है और रिंग एक्चुअली रिंग का चार्ज भी क्यू है। सो पार्टिकल का चार्ज क्यू हो गया और रिंग का जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नोड ऑफ रेडियस, एंड रेडियस है हमारे पास यहाँ पे 3a, प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखें तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, रिंग के सरकमफ्रेंस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना होगा। और इसके लिए हमें पता है कि जो ये वाला एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। जो बेस है बेस इज 4a एंड जो परपेंडिकुलर है दैट इज 3a। तो ये 3 है, a है, ये 4a है, तो जो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 5a। सो चार्ज एज इट इज यहाँ पे, और पोटेंशियल रिंग की वजह से यहाँ पे हो जाएगा रिंग का चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड ऑफ 5a प्लस जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv²। सो ये सोल्व करते हैं दोनों साइड को, क्यू स्क्वेयर बाय दिस विल बी 12 पाई एप्सिलॉन नोड ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, और ये देगा हमें 20 पाई एप्सिलॉन नोड ए प्लस हाफ mv²। सो हाफ mv² को एक साइड रखते हैं और ये टर्म्स इस साइड आ जाएगी और वहां से क्यू स्क्वेयर कॉमन होगा और पाई एप्सिलॉन नोड ए भी कॉमन होगा, और ये 1/12 माइनस 1/20 बचेगा, तो यहाँ से हम 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी 1/3 माइनस 1/5 एंड ये यहाँ पे इसको 2 पे कट कर देगा। So we will be left with mv² is equal to q square 2 pi epsilon node a, LCM 15, 5 minus 3 यानी कि 2 by 15, 2 से 2 कैंसल,
v square is equal to q square by 15m by epsilon नॉट a, और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है q स्क्वायर 15 पाई m एप्सिलॉन नॉट a। कॉपी कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। पेस्ट, वेयर इट इज, पेस्ट, ये रहा पेस्ट। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2/m ये अंडर रूट में 8 है, सो अगर आप ऑप्शन डी देखते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, ये अंडर रूट में और इसकी पावर हाफ है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/15 आई थिंक बनेगा, और भी मिसिंग समथिंग। सो अभी इसको रहने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 4 पाई एप्सिलॉन नोड क्रिएट करते हैं हर जगह, बिकॉज हर ऑप्शन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड है और हमारे पास नहीं है। सो लेट्स क्रिएट दिस। ये क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे साथ में 4 आ जाएगा, 15 और मास को अलग रखते हैं, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोड ए। तो क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड हमने बना लिया, और जो ये वाली टर्म है इसको अलग कर देते हैं। सो दिस विल बी 4/15m, ये हमने अलग रखा। आई थिंक 15 भी साथ में ही रखना होगा, कुछ आंसर्स में 15 साथ में है, यस। तो 15 को भी साथ में यहीं पे रखते हैं, एंड ये बन जाता है क्यू स्क्वायर बाय 15 और साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नोड ए। सो 4/m, वेयर वी हैव, डू वी हैव 4/m एनीवेयर? हेयर इट इज। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस 2 को और इस 2 को यहाँ पे सेपरेट करके लिखा गया है, तो यहाँ से ये 4 है, 4 को यहाँ पे 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2/m 2/15 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड है। तो जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द आंसर, और यहाँ पे आंसर को थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है इन द वे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर having charge q is surrounded by a uncharged conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surfaces of two solid sphere, that of outer and hollow, be v. If the shell is now given charge of minus q, the new potential difference between the two surfaces is. So यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, और हमें यहाँ पे केस बाय केस सोल्व करना होगा क्वेश्चन को। पहले से हम रिलेशन बनाएंगे और दूसरे में फिर उस रिलेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं और उसके चारों तरफ एक अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल बनाते हैं। सपोज ये हमारा, नथिंग, विद फिल करना पड़ेगा इसको, यस। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और इसके अराउंड हमारे पास एक होलो स्फीयर है। और यहाँ पे हम केस 1 की बात कर रहे हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट इन फ्यूचर यूज कर सकें। केस 1, सॉलिड स्फीयर के ऊपर चार्ज क्यू है, सो यहाँ पे चार्ज क्यू है। जो अनचार्ज है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो यहाँ पे एट प्रेजेंट कोई चार्ज नहीं है। सरफेस ऑफ ए सॉलिड एंड दैट आउटर, तो सॉलिड को हम ए मान लेते हैं, आउटर को हम यहाँ पे बी मान लेते हैं, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे कितना गिवन है, v गिवन है। नाउ बिकॉज ए के ऊपर क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज की वजह से जो बी का इनर सरफेस है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस कैसे निकालेंगे।
तो मान लेते हैं कि इसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है और इसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। तो जो ए का सरफेस है इसके ऊपर पोटेंशियल निकालते हैं। सो वी ए, नाउ ए के सरफेस पे इसका ओन चार्ज क्या है, इसका अपना चार्ज क्या है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा क्या बाय 4πε0r। नाउ अब ए पे बी की वजह से भी कंट्रीब्यूशन आएगा, और बिकॉज बी के इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, सो दैट विल बी माइनस क्या बाय 4πε0 कैपिटल आर, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, सो प्लस क्या बाय 4πε0 आर, और ये दोनों कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को एज ए होल कैंसिल कर देंगे। तो इन शॉर्ट इंड्यूस चार्ज की वजह से कोई यहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला ए के पोटेंशियल पे। सो दैट विल बी 4πε0 आर। नाउ कमिंग टू वी बी, अगर वी बी की बात करें तो जब हम बी के ऊपर पोटेंशियल देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनर चार्जेस हैं उनको हमें इग्नोर करना होगा, और ओनली जो ये बी या बी से बाहर वाले चार्जेस हैं उनको ही हम कंसीडर करेंगे। सो ये हो जाएगा ओनली क्या बाय 4πε0 आर, और जो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे वी बी माइनस वी ए, दैट विल बी क्या बाय 4πε0 एज इट इज, और ये हो जाएगा 1/r माइनस स्मॉल आर। और बिकॉज हमें पता है कि जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू स्मॉलर है, आर की वैल्यू लार्जर है, तो ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा। छूट, तो ये हमारे पास केस 1 सॉल्व हो जाता है। केस 1 पे हमारे पास जो ये पोटेंशियल है V, जो क्वेश्चन में बोला गया था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती। अब हम जो आउटर सरफेस है इसको कितना चार्ज दे देंगे, इसको -4 क्यू का चार्ज हम यहाँ पे देंगे एडिशनल। सो लेट मी कॉपी दिस। अब हम केस B करते हैं। केस 2, अब हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, -4 क्यू चार्ज ऐड कर दिया, तो ये नेट चार्ज हो जाता है -3 क्यू। तो अब इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अब निकालते हैं हम वी ए, तो वी ए आएगा हमारे पास क्या बाय 4πε0 आर, ए के अपने चार्ज का कंट्रीब्यूशन माइनस ये नेगेटिव चार्ज था जो इंड्यूस, इसका कंट्रीब्यूशन क्या बाय 4πε0 आर, और जो आउटर सरफेस है अब उसका नेगेटिव चार्ज -3 क्यू है, और जो हमने इसको एक्स्ट्रा चार्ज दिया इसका इंटरनल इंड्यूस चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सो -3 क्यू बाय 4πε0 आर, तो ये हो जाएगा क्या बाय 4πε0 आर, सॉरी स्मॉल आर, दोनों का बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो -4 क्या बाय 4πε0 आर, और क्या बाय 4πε0, ये स्मॉल 1/r, और ये माइनस यहाँ पे हम कर सकते हैं व्हाट वी कैन डू 4/r, ये कॉमन लेके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू वी बी, जो वी बी है, अब बी के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो ओनली इसके चार्ज की वजह से होगा, सो दैट विल बी नेगेटिव चार्जेस, तो -3 क्यू बाय 4πε0 आर, और पहले हमने वी बी माइनस वी ए किया था तो अभी भी हम वही करेंगे, वी बी माइनस वी ए, सो -3 क्यू बाय 4πε0 आर, ये वैल्यू यूज करते हैं हम यहाँ पे, ये वाली ना यूज करेंगे, माइनस क्या बाय 4πε0 आर, और ये नेगेटिव था तो प्लस हो जाएगा क्या बाय 4πε0 आर। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव है, और सॉरी यहाँ पे 4 भी है साथ में, ये -3 क्या बाय 4πε0 है, और ये 4 क्या बाय 4πε0 है, तो इन शॉर्ट ये बचेगा क्या बाय 4πε0 आर पॉजिटिव, और माइनस भी ये वाली टर्म। सो एज ए होल अगर हम देखें फिर से 4πε0 आर
1/r-1/r, और ये सेम वैल्यू है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। तो जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। सो इन जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिकॉज पहले पोटेंशियल को v बोला गया था, तो अभी भी पोटेंशियल v ही रहेगा। सो इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशन बाय स्कैनिंग दिस QR कोड्स। इससे हमें सीरीज को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। सो अगेन, हम और वीडियोस के साथ और कंटेंट के साथ, मोर क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।